कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों का इस कंसेप्ट माइंड्स के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग जो टॉपिक ऐसे के लिए लेकर के आए हैं एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह सकते हैं कि इस बार चाहे कोई भी स्टेट कमीशन हो, यूपी पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या कोई भी स्टेट कमीशन हो, वो इस टॉपिक को इग्नोर करके तो नहीं बढ़ सकता, चाहे सरकार किसी की भी हो। यह टॉपिक डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके ऐसे का पार्ट जरूर होने वाला है और मुझे तो विश्वास है कि यह डायरेक्टली पूछा जाने वाला है। तो इससे जो सबसे एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स निकल करके आता है दैट इज कि महाकुंभ 2025 अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ, स्पिरिचुअलिटी एंड इकोनॉमी। महाकुंभ 2025 आस्था, अध्यात्म और अर्थव्यवस्था का संगम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है और बिल्कुल विश्वास कीजिए कि यहां से एक बार पढ़ लेने के बाद आप इस टॉपिक पे जब ऐसे लिखेंगे खुद के लैंग्वेज में तो वो वर्ल्ड क्लास ऐसे होगा, बहुत अच्छा ऐसे होगा। ठीक है, तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले डायमेंशन डिस्कस कर लेते हैं कि हम जब इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे तो इसके इंपॉर्टेंस के साथ कि इस बार का महाकुंभ क्यों महत्वपूर्ण रहा है, इसको इंपॉर्टेंस बताते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद बॉडी पार्ट में जब आएंगे तो हम इसके पीछे की जो माइथोलॉजी है, जो पौराणिकता है, इसके पीछे महाकुंभ के आयोजन के पीछे की जो कहानी है उसको डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ फिर हम इससे जुड़े हुए आस्था या फेथ के जो तत्व हैं उनकी चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद अगले डायमेंशन में वो बॉडी पार्ट में हम इसकी स्पिरिचुअलिटी की बात करेंगे कि कैसे इसमें आध्यात्मिकता का संगम है और आध्यात्मिकता इस बार के महाकुंभ में थोड़ी बदली भी है, वो दिख रही है। और वो क्या है, नियो स्पिरिचुअलिज्म, नव अध्यात्मवाद इस बार के महाकुंभ में देखने को मिला है। वो क्या है उसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग बॉडी पार्ट में। फिर उसके बाद अगला जो बॉडी पार्ट का पैराग्राफ होगा वो इकोनॉमी से रिलेटेड होगा कि कैसे महाकुंभ की अर्थव्यवस्था ने देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में योगदान दिया है। फिर हम बात करेंगे कि महाकुंभ इज प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, कैसे राष्ट्रीय एकीकरण को, नेशनलिज्म को, नेशनल इंटीग्रिटी को, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे बॉडी पार्ट में कि इतनी सारी पॉजिटिव थिंग्स के बाद कुछ लिमिटेशंस भी रही हैं इस बार के महाकुंभ में जो कि देखने को मिली हैं। और तब हम लोग फिर कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। जब हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाएंगे तो कंक्लूजन में देखिए, कंक्लूजन में हम बात करेंगे कि कैसे महाकुंभ के आयोजन से नेशनल इंटीग्रिटी को तो बढ़ावा मिलता है, उसके साथ ही इसको चंद्रगुप्त मौर्य, शंकराचार्य और भारत का जो नाम है भारतवर्ष, उसके साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ कनेक्ट करते हुए महाकुंभ को एंड करेंगे। ठीक है, तो एक बेसिक फ्रेमिंग हमने डिस्कस कर लिया कि इस टॉपिक को हमें कैसे लेके चलना है। अब सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। आज चूंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे बहुत बार ऐसा कमेंट करते हैं कि सर आप हिंदी मीडियम को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे हमारे पास इंग्लिश में प्रेजेंट करना, उसको प्रेजेंटेबल आसान हो जाता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन लिखने में आप भी कंफर्टेबल होंगे क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन कर ही देता हूं। लेकिन यहां पर मुझे चूंकि लिमिटेड टाइम में चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है तो उसके लिए इंग्लिश में अगर कोई टर्म लिखने में आसानी होती है तो मैं उसको इंग्लिश में लिख लेता हूं सो दैट आप भी कंफर्टेबल रहें और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कंफर्टेबल रहें। एक्सप्लेन तो मैं दोनों लैंग्वेज में कर ही देता हूं। चलिए, फिर भी आज आप लोगों का जो थोड़ी सी चिंता थी तो उसको ध्यान में रखते हुए आज मैं जो इंट्रोडक्शन देने वाला हूं वो हिंदी में करने वाला हूं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आप लोग शायद इसको समझ पाएंगे, कंफर्टेबल हैं, वैसा कुछ स्पेशल नहीं होगा। अब हम इसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जो लैंग्वेज मैंने देखा है बोल रहा हूं उसको थोड़ा सा नोटिस करिएगा। महाकुंभ 2025, 12 पूर्ण कुंभ के बाद लगभग 144 वर्षों के उपरांत आयोजित यह महाकुंभ अपनी भव्यता, वैश्विक ख्याति और विश्व के सबसे बड़े समागम के रूप में अनेक ऐतिहासिक उपलब्धियों के लिए महत्वपूर्ण रहा। लगभग 45 दिनों के इस आयोजन में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने भाग लिया, जिनमें लगभग आधी महिलाएं थीं। लेकिन इसके बाद भी किसी प्रकार की छेड़छाड़, लूट, चोरी या हत्या का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ, जबकि सरकारी अनुमान से
अधिक लोगों की भागीदारी थी, फिर भी इसका सफल संचालन श्रद्धालुओं के आस्था और अनुशासन के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता को भी प्रदर्शित करता है, जिसकी प्रशंसा वैश्विक मीडिया में भी की गई। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स? हमने सबसे पहले यहां पर जो आयोजन हुआ, जो टाइम फ्रेम था कि 12 पूर्ण कुंभ हुए एंड इट टुक 144 ईयर्स। उसके बाद ये क्या है? वर्ल्ड का लार्जेस्ट गैदरिंग है, इससे बड़ा कोई ह्यूमन गैदरिंग दुनिया में कहीं नहीं होता है। और इस बार तो और अधिक हमने अचीवमेंट्स अर्जित किए। ठीक है, लगभग 45 डेज ये आयोजन चला, जिसमें 66 करोड़ से अधिक लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें अराउंड 50% के आसपास वीमेंस थी। उसके बाद भी देयर वाज नो एनी केस रजिस्टर्ड ऑफ लूटिंग्स, मर्डर्स और चाहे कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ का कोई केस रजिस्टर नहीं हुआ। तो ये क्या दर्शाता है कि लोगों की आस्था, लोगों में अनुशासन और प्रशासन की सक्षमता दर्शाता है, जिसकी प्रशंसा वर्ल्ड मीडिया ने भी करी। तो हमने एक बेहतर फ्रेमिंग कर लिया, इंट्रोडक्शन किया। उसके बाद हम आएंगे पैराग्राफ चेंज करके इसके मैथोलॉजी पार्ट की ओर, पौराणिकता की ओर आएंगे। ठीक है, चलिए पौराणिकता में आएंगे, मैथोलॉजी में, कि जो ये कुंभ होता है, इसमें जो माइथोलॉजी है, जो कि विष्णु पुराण और शिव पुराण में इसकी कथा मिलती है, उसके अनुसार नक्षत्रों का जो योग होता है, उसमें जब गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में होते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं, जो कि लगभग 12 वर्ष के बाद ऐसा संयोग होता है, उसके बाद प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन होता है। तो हर 12 वर्ष में एक बार गुरु बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं, और तब जाकर के पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है, जो लगभग 12 वर्ष के उपरांत आता है, और वह प्रयागराज में मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद शिव पुराण और विष्णु पुराण में कथा है, आप लोगों ने पढ़ा है कि समुद्र मंथन हुआ था। समुद्र मंथन से जब अमृत निकला, तो उस अमृत कलश को लेकर के देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। वो युद्ध लगभग 12 दिनों तक चला। 12 दिन मतलब ब्रह्मा के 12 दिन, ईश्वर के 12 दिन। तो वो जो 12 दिन थे, वो पृथ्वी के 12 वर्ष के बराबर हुए। ठीक है, और इस 12 दिनों के देव दानव संघर्ष में वह अमृत कलश से 4 बूंद अमृत छलक करके पृथ्वी पर गिरा। कहां कहां गिरा? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। और जहां जहां यह अमृत बूंद गिरा, वहीं पर कुंभ का आयोजन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जहां जहां यह बूंद गिर रहा था, वहां वह लोकेशन पर ग्रहों की जो अवस्थिति थी, सूर्य चंद्रमा या जो भी नक्षत्र होते थे, उनकी जो अवस्थिति थी, वही अवस्थिति उस स्थान पर 12 वर्ष के बाद आती है। इसीलिए प्रयागराज में अगर इस बार कुंभ लगा है, तो अब अगली बार प्रयागराज में 12 वर्ष के बाद वह महाकुंभ की अवस्थिति बनेगी। तो इस तरीके से यहां पर माइथोलॉजी के अनुसार अमृत गिरा, और उसी के कारण इन गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ का आयोजन किया जाता है। अब आते हैं कि यह पौराणिक हो गया, लेकिन उसके साथ साथ इसके पीछे का, क्योंकि ये पौराणिक कथाएं हैं, तो इसके पीछे का कुछ और भी फैक्टर होता है, वैज्ञानिक कारक भी, वैज्ञानिक फैक्टर्स भी होता है इसमें। तो इसमें वैज्ञानिक पहल क्या है कि भारत के 4 अलग अलग क्षेत्रों में 3-3 वर्ष पर कुंभ का आयोजन करने के साथ ही क्या सुनिश्चित किया गया कि भारतवर्ष का एकीकरण हो। इसमें राष्ट्रीयता के तत्व भी निहित थे। कैसे? कि भारत के पूर्व जो भारत का पूर्व है, उसके लोग कुछ समय के लिए पश्चिम में जाएंगे, पश्चिम के लोग कुछ समय के लिए पूर्व में आएंगे, कुछ समय भारत कहां जाएगा? उत्तर की ओर जाएगा, हरिद्वार जाएगा, कुछ समय उत्तर भारत दक्षिण जाएगा, कहां जाएगा? नासिक जाएगा। तो इस तरीके से भारत के
संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों का पूरा पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में जाना, एक दूसरे से मिलना और एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए यह महाआयोजन हमारे पुराणों में प्रस्तावित किया गया, ताकि यह भारत के एकीकरण को, भारत के राष्ट्रीयता को, भारत के नेशनलिज्म को प्रमोट करे और लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट कर सके। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भारत में तीर्थ त्योहार व्रत होते हैं, इनके पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिकता अवश्य होती है। ऐसे ही इनका आयोजन नहीं कर दिया जाता है। तो इन वैज्ञानिकता में जो महाकुंभ है, इसके आयोजन के पीछे या कुंभ के आयोजन के पीछे की जो वास्तविकता, यथार्थवादी तत्व था, वह था कि हम आस्था के साथ जुड़ेंगे और एक दूसरे से मिलते रहेंगे तो हम भारत के लोग आपस में यूनाइट हो पाएंगे और ये हमारा नेशनलिज्म मजबूत होगा। ठीक है, तो हम इस मैथोलॉजी के साथ साथ जो नेशनलिज्म का कंसेप्ट है इसको भी डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद क्या डिस्कस करना था, मैथोलॉजी के बाद फेथ, आस्था। अब आस्था क्या कहता है भाई? तो आस्था कहता है कि शिव महापुराण और विष्णु पुराण के अनुसार कि त्रिवेणी संगम पर जब नक्षत्रों की स्थिति एक विशेष अवस्थिति में होती है तो उस समय वहां पर महाकुंभ लगता है और उस त्रिवेणी के संगम पर स्नान करने से पाप से मुक्ति होती है। तो आस्था के अनुसार पाप मुक्ति के लिए हमें त्रिवेणी संगम पर स्नान करना है। दूसरा कि त्रिवेणी संगम पर जब महाकुंभ का आयोजन होता है तो भारत के समस्त आध्यात्मिक शक्तियां वहां पर इकट्ठी हो जाती हैं, चाहे वह शंकराचार्य हो, रामानुजाचार्य हो, भास्कराचार्य हो या जो भी अध्यात्म से जुड़े हुए भारत के महान संत और ऋषि मुनि हैं, वो सभी क्या हो जाते हैं उस समय संगम पर इकट्ठा हो जाते हैं। तो उन महान संतों से सत्संग करने और उनके प्रवचनों को सुनने और उससे अपने जीवन को पवित्र बनाने का भी एक अवसर संगम में मिलता है, जहां से कि हमें ज्ञान और आदर्श की शिक्षा मिलती है। उसके साथ साथ वहां पर यज्ञ आदि अनुष्ठान का भी आयोजन होता है। जो क्या करते हैं, यज्ञ के आयोजन में घी और जो आहुतियां दी जाती हैं उससे प्रकृति शुद्ध होती है, प्रकृति का वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक जो गैसेस हैं, जैसे जो CO2 है उसके इमिशंस में थोड़ी कमी आती है। तो इस तरीके से आस्था को भी क्या होता है, आस्था का भी यह एक संगम है। पूरे भारत के आध्यात्मिक शक्तियां और उन सभी आध्यात्मिक शक्तियों से जुड़ने के लिए पूरे भारत के जन समूह का वो सैलाब वहां पर उपटता है, जो आस्था और ज्ञान के केंद्र के साथ साथ अपने जीवन को उन्नत बनाने का कार्य भी करता है। आस्था के बाद अगला है स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म। आज मैंने हिंदी मीडियम वालों को प्राथमिकता दी है, तो आज इंग्लिश मीडियम वाले थोड़े से मैनेज कर लेंगे चीजों को। अध्यात्म में सबसे बड़ा आता है कि जो धार्मिक ज्ञान के केंद्र हैं भारत में, 4 शंकराचार्य, जो ज्ञान के सर्वोच्च, धार्मिक ज्ञान के सबसे सर्वोच्च शिखर होते हैं, वह चारों शंकराचार्य उस आयोजन में शामिल होते हैं। तो शंकराचार्य के आयोजन से शंकराचार्य जो धर्म से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण विषय हैं उन पर वाद विवाद नहीं, चर्चा परिचर्चा होती है। उस चर्चा परिचर्चा से धार्मिक समस्याओं का समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया जाता है और वो इस बार के महाकुंभ में भी ऐसा आयोजन हुआ था। उसके साथ साथ अलग अलग संप्रदायों का सम्मेलन, शैव, वैष्णव, शाक्त, कपालिक और अनेक प्रकार के जो भारत के संप्रदाय हैं, उसके साथ सिखिज्म, ये सभी संप्रदाय वहां पर इकट्ठा होते हैं और पवित्र गंगा स्नान करते हैं। उसके साथ साथ जब यात्रा चल रही होती है, लोग जा रहे होते हैं, तो इस बार भी हम लोगों ने देखा कि इस्लाम के मानने वाले लोगों ने भी यात्रियों की सेवा की, जगह जगह पर, अलग अलग जगह पर। क्रिश्चियन लोगों ने भी अलग अलग सेवा की। तो इससे क्या हुआ, अलग अलग संप्रदायों का सम्मेलन हुआ, सभी एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप बढ़ा, आध्यात्मिक प्रश्नों पर संवाद हुआ और नवीन चुनौतियों का समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया गया कि जो हम अपने धर्म और अध्यात्म से अलग होते जा रहे हैं,
कैसे मनुष्य को अति भौतिकतावादी बनने के बजाय एक संतुलित और नैतिक मनुष्य बनाया जाए, इसका भी यहां पर चर्चा परिचर्चा हुआ। धार्मिक संतों ने इस पर अपनी अपनी राय रखी। साथ ही कैसे पश्चिमीकरण, अति भौतिकतावाद, इनको संतुलित किया जाए, इस पर भी बातचीत हुई। तो यह भी नवीन चुनौतियों के समाधान के लिए यह पहल उठाया गया। उसके साथ साथ देवताओं, देवी देवताओं की प्रतीकीय उपस्थिति भी यहां पर रही। देवर प्रेजेंट देयर, ठीक है। कैसे कि भगवान जगन्नाथ की प्रतीक मूर्ति यहां स्थापित की गई। उसी तरीके से भगवान तिरुपति बालाजी की भी मूर्ति यहां पर आई। उसी तरीके से भगवान अयप्पा भी आए और अन्य देवी देवताओं को भी इस महाकुंभ में लाया गया। तो इससे क्या हुआ, भारत की दैवीय शक्तियां भी इस महाकुंभ में उपस्थित रही। उसके साथ साथ एक टर्म आता है नव अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद क्या है? अध्यात्मवाद का मतलब होता है कि जो आध्यात्मिक संत होते हैं वह समाज से दूर, कहीं कोने में, कहीं जंगल में, बड़े दूर कुटिया बना करके और अपना धार्मिक या योग और ध्यान के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करते हैं। लेकिन इस बार उस अध्यात्मवाद का नव अध्यात्मवाद के साथ संगम हुआ। जो हमारे महान महान संत हैं वो सभी इस संगम में आए और यहां पर युवाओं के साथ उन्होंने बातचीत करी, उन्हें युवाओं के साथ जुड़ाव किया और उसके साथ साथ जो नई संचार और यातायात या जो नई नई कम्युनिकेशन की टेक्नोलॉजी थी उनका प्रयोग करते हुए, मतलब सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए अपने चर्चा परिचर्चा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित करने का प्रयास किया। तो इससे क्या हुआ, जो आध्यात्मिक शक्तियां जो सामान्य जनजीवन से दूर रहती थी उन्होंने नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया। यूट्यूब पर वीडियोज आए, यूट्यूब पर उनकी चर्चाएं आई, उनके प्रवचन आए और यूट्यूब के माध्यम से उनके विचार पूरे दुनिया में प्रसारित हुए। इसके साथ साथ युवाओं के साथ भी उनका बेहतर कनेक्शन हुआ और इस तरीके से नव अध्यात्मवाद, जो अध्यात्म है सामान्य रूप से, वह नवीन लोगों के साथ जुड़ करके एक नई प्रकार की आध्यात्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ा। ठीक है, समाज को नई चेतना देने का प्रयास भी यहां पर किया गया। अब आते हैं, अच्छा इसमें और भी बातें कुछ हुई, जैसे इस बार फॉरेन टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में आए। आप सभी को पता है कि बिल गेट्स की वाइफ भी यहां पर आई थी और उसके साथ साथ बहुत बड़े स्तर पर फॉरेन टूरिज्म को प्रमोशन यहां मिला। दुनिया भर की मीडिया यहां इकट्ठी हो गई क्योंकि इतना बड़ा गैदरिंग दुनिया को और कहीं देखने को नहीं मिलता है। उसके साथ साथ भारत के सॉफ्ट पावर में भी, भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसमें भी वृद्धि हुई कि भारत इतने बड़े आयोजन को संभालने वाला एकमात्र देश है। इतना बड़ा ह्यूमन गैदरिंग दुनिया में और कहीं हो जाए तो कोई देश शायद संभाल पाए, लेकिन भारत इसको बार बार संभाल रहा है। मतलब भारत में लोगों में अनुशासन, आस्था और प्रशासनिक क्षमता कितनी उच्च है, इससे भी भारत की सॉफ्ट पावर में वृद्धि हुई। दुनिया के लोग भारत के धर्म, आस्था और भारतीय अध्यात्म से भी कनेक्टेड हुए। उसके बाद हम आते हैं कि ठीक है, इन सब के साथ साथ अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। तो यह भारत का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इवेंट था। इट वॉज द लार्जेस्ट इकोनॉमिक इवेंट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा आर्थिक समामेलन था। एंड कितने का व्यापार अनुमान किया गया, लगभग 3.25 लाख करोड़। अमाउंट देखिए कितना बड़ा है, 3.25 लाख करोड़ का व्यापार लगभग इस महाकुंभ में किया गया। और ये कौन कह रहा है? CAIT। इसके अनुसार इतना ह्यूज अमाउंट 3.25 लाख करोड़ का व्यापार इस कुंभ में हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पर बात करें तो सरकार ने 33,000 करोड़ रुपीस इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया और संरचना निर्माण पर, सड़क, पुल, बंदरगाह, सड़क, पुल, रेलवे लाइन या फिर और जो भी चीजें बनाई गई उस पर इतना खर्च किया गया। जो हमारे PMO के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, आर्थिक सलाहकार हैं, उन्होंने बताया कि इस बार के महाकुंभ के आयोजन के चलते ही भारत 6.5% की GDP ग्रोथ रजिस्टर करने में सफल हो पाएगा।
क्योंकि अगर महाकुंभ नहीं होता तो भारत का जीडीपी ग्रोथ अनुमान किया जा रहा था कि 5.5 के आसपास जाएगा, लेकिन महाकुंभ के आयोजन के चलते भारत का जीडीपी ग्रोथ 1% से ज्यादा और बढ़ गया और भारत अपने 6.5% के टारगेट को, जीडीपी ग्रोथ को अचीव करने में इस बार सफल होगा। उसके साथ साथ अगर हम टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना खर्च हुआ था 33,000 करोड़, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें सेंटर प्लस स्टेट दोनों मिला करके तो लगभग 12,670 करोड़ रुपीज खर्च किए गए। बहुत बड़ा अमाउंट है। देश में उतना पैसा खर्च किया गया तो लोगों को काम मिला, रोजगार मिला, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ा, लोगों के हाथ में पैसा आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लोगों के पास पैसा आया तो उससे क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ने लगी। ठीक है, तो यह आयोजन देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में भी बहुत महत्वपूर्ण रहा। उसके बाद हमने क्या किया कि जो कुंभ के साथ साथ जो कनेक्टिंग टूरिज्म स्पॉट्स थे वहां पर भी टूरिज्म बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जैसे प्रयागराज जो आया वह प्रयागराज के साथ साथ वाराणसी, अयोध्या, मथुरा ऐसे धार्मिक स्थलों को भी घूमने गया। तो उसके साथ साथ प्रयागराज में तो टूरिज्म था ही, उसके साथ साथ वाराणसी, अयोध्या, मथुरा जैसे अन्य जुड़े हुए धार्मिक स्थलों में भी टूरिज्म पीक पर पहुंच गया। तो प्रयागराज का ट्रेड तो हुआ ही, प्रयागराज के साथ साथ इन स्थलों पर भी क्या हुआ, आर्थिक लेन देन, आर्थिक गतिविधियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी और यह भारतीय इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने में सफल रहा। चलिए, अभी हमने इकोनॉमी डिस्कस कर लिया। अब आते हैं कि सिर्फ यह इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए नहीं बल्कि नेशनल इंटीग्रेशन में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका रही। राष्ट्रीय एकीकरण को भी इसने बढ़ावा दिया। कैसे? सभी धर्मों एवं संप्रदायों की भागीदारी रही, कुछ लोगों की प्रत्यक्ष तो कुछ लोगों की अप्रत्यक्ष। जैसे जैन संत हुए, सिख संत हुए और हिंदुइज्म के सभी संप्रदाय के संत हुए, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से वहां पर भागीदारी करने गए, बौद्ध धर्म के संत भी। लेकिन इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले लोगों ने भी, जो तीर्थ स्थल पर जाने वाले लोग थे, उनकी सेवा और अन्य माध्यम से उनको सहयोग भी दिया। तो इस तरीके से सभी धर्मों और संप्रदायों की भागीदारी भी हुई और युवाओं को भी इस बार के कुंभ ने युवाओं को स्पिरिचुअलिटी के साथ जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो युवा भी धर्म और आस्था के साथ जुड़े, जिसमें आपको एक युवाओं के आकर्षण के रूप में IIT बाबा भी देखने को मिले। ठीक है, तो इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन मतलब सभी धर्मों और संप्रदायों को जोड़ने में भी महाकुंभ सफल रहा और ये राष्ट्रीय एकता को, राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने का भी एक बहुत बड़ा कारक बना। उसके साथ आते हैं कि पॉजिटिव तो बहुत सारे थे लेकिन कुछ चुनौतियां भी थी। एवरीथिंग वाज नॉट वाइट बट देयर वर सम ग्रे फीचर्स आल्सो देयर एंड दिस वर कि महाकुंभ में भगदड़ भी हुई, कुछ लोग मारे गए, कुछ लोगों की और भी स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां हुई। तो यह भी एक चुनौती रही कि प्रबंधन संबंधी चिंताएं भी थी। इतना बड़ा ह्यूज क्राउड था कि प्रबंधन बहुत मुश्किल था और इसीलिए महाकुंभ में अफवाह और भगदड़ और लोगों की मृत्यु भी हुई। वीआईपी कल्चर ने भी वहां पर एक नकारात्मक इमेज बनाया कि वीआईपी कल्चर कैसे आम लोगों को इग्नोर किया जा रहा है और वीआईपी को प्राथमिकता दी जा रही है। इससे भी संभवतः भगदड़ के संदर्भ में वीआईपी कल्चर की भी भूमिका रही। उसके साथ साथ वाटर पोल्यूशन, लोगों के एक ह्यूज अमाउंट ऑफ पीपल आर देयर बाथिंग देयर, टेकिंग बाथ देयर, तो बहुत स्तर पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने स्नान किया। उससे ज्यादा लोगों ने अपने स्नान करने के साथ साथ वहां पर कूड़े कचड़े भी बहुत अधिक फेंके। इससे भी नदी प्रदूषण बढ़ा, वाटर पोल्यूशन। हमने अपनी क्या किया, जो अनावश्यक वस्तु थी वो गंगा जी में चढ़ा दो, फेंक दो। गंगा जी में आस्था के नाम पर भी बहुत सारी चीजें ऐसे चढ़ा दी जाती हैं जो कि जल प्रदूषण का कारण बनती है। उसके साथ साथ प्लास्टिक वेस्ट भी बड़े स्तर पर वहां पर उत्सर्जित हुआ। ठीक है, तो हेल्थ संबंधी चुनौतियां भी देखी गई, जिसमें कि सबसे बड़ा एक कारण अगर कहें तो हाइजीन का एक प्रॉब्लम था। वहां पर लोग जहां रहते हैं वहां पर साफ सफाई का ध्यान लोग स्वयं नहीं रखते हैं। प्रशासन ने अच्छा ध्यान रखा लेकिन लोगों ने वहां पर गंदगी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उसके साथ साथ क्वालिटी ऑफ वाटर भी प्रभावित हुआ।
इतने बड़े स्तर पर लोग गंगा माता जी में नहा रहे थे, तो अपनी शरीर की जो गंदगी लोग वहां पर धो रहे थे, उससे गंगा माता के अंदर या जो हमारी नदियां हैं इनमें पॉल्यूशन बढ़ा। तो इस तरीके से ये कुछ चैलेंजेस भी थे। अब इस चैलेंज को डिस्कस करने के बाद हम कंक्लूजन की ओर आएंगे। ठीक है, कंक्लूजन में क्या आएंगे, तो कंक्लूजन में मैंने बताया था इंट्रोडक्शन के समय ही कि कंक्लूजन कैसे करेंगे। देखिएगा इसको ध्यान से कि भारतीय अध्यात्म का यही नेचर ही है। नेचर ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी इज अलाइंड विथ फेथ, नेशनलिज्म एंड यूनिटी ऑफ विथ इकोनॉमी। हमारा जो अध्यात्म है, जो हमारा धर्म है, वह धर्म ही कैसा है, वो हमारे आस्था को प्रमोट तो करता ही, आस्था के साथ साथ नेशनलिज्म को भी प्रमोट करता है। इंटीग्रेट होते हैं हम, उसके साथ साथ यूनिटी, एकता हमारी बढ़ती है और हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। क्यों? क्योंकि जब लोग एक जगह से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हैं तो रहने, खाने और अन्य आवश्यक वस्तुओं को खरीदने में पैसे खर्च करते हैं, तो आर्थिक लेन देन को बढ़ावा मिलता है। और इस प्रकार जो भारतीय अध्यात्म है वह आस्था, राष्ट्रवाद, एकता और अर्थव्यवस्था सब में वृद्धि का एक कारक बनता है। और इस बार के महाकुंभ ने भी वह भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण रूप से निभाई। अगर हम भारतीय एकीकरण की बात करें तो भारतीय आस्था और भारतीय राष्ट्रवाद दोनों अलग नहीं हैं। चाहे चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य हो, जो कि चाणक्य द्वारा सहयोगित था, चाणक्य ने जिसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो चाणक्य ने भी चंद्रगुप्त मौर्य को जब कहा कि हम तुम्हें घनानंद को हराना है, एक साम्राज्य स्थापित करना है, तो वह इसी भारत भूमि के अंदर की साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहे थे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब भारत को जीता, तो भारत को जीतने के बाद वह भारत से बाहर नहीं गए। क्यों नहीं गए? वह चाहते तो पूरे भारत को लगभग उन्होंने जीत लिया था। वह चाहते तो भारत अफगानिस्तान से आगे बढ़ सकते थे, क्योंकि उस समय दुनिया में उनसे बड़ी ताकतवर शक्ति कोई नहीं थी। फिर भी वो उस सीमा से बाहर नहीं गए। क्यों? क्योंकि हमारा जो अध्यात्म है, उस अध्यात्म ने हमारी एक सीमा खींच रखी है कि यही भारतवर्ष की सीमा रेखा है, हमें इसी को एक करना है, यही हमारा अपना भूभाग है, यही हमारी अपनी मातृ है, भारत माता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जब क्षेत्र को जीतना शुरू किया तो अफगानिस्तान से आगे नहीं गए, बल्कि भारत को ही जीता। उसी प्रकार जब शंकराचार्य अपने आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान को लेकर के आगे बढ़े, तो केरल से कहां तक यात्रा करते हैं? केरल से कश्मीर तक की यात्रा करते हैं, गुजरात से पुरी तक की यात्रा करते हैं और चारों स्थान पर 4 शक्तिपीठ आयोजन करते हैं। क्यों? ताकि भारत की राष्ट्रीय एकता बनी रहे। वो भी चाहते तो अब इतना जो केरल से कश्मीर जा सकता है, वो कश्मीर से आगे बढ़ते हुए इधर तिब्बत भी जा सकता है या अरब क्षेत्र में भी जा सकता है, लेकिन नहीं गए। और 4 पीठ अगर स्थापित करना था तो वो कहीं और भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने इसी मुख्य भूमि भारत में 4 कोने पर 4 पीठ स्थापित किए। क्यों? ताकि अध्यात्म राष्ट्रवाद को भी जोड़ने का कारण बना रहे। 4 पीठ से उन्होंने भारत के 4 कोनों को एक कर दिया, भारत को आध्यात्मिक रूप से जोड़ दिया। फिर उसी तरीके से जो हमारा राष्ट्र का नाम है भारतवर्ष, भारतवर्ष जो एरिया है वह अफगानिस्तान से लेकर के और मुख्य भूमि भारत तक को इंडिकेट करता है। तो भारतवर्ष शब्द भी इसी भूभाग को इंडिकेट करता है। और भारतवर्ष शब्द कहां से आया है? आध्यात्मिक शब्द है, धार्मिक शब्द है। कहां से आया है? शकुंतला के पुत्र भरत से आया है। भरत के साम्राज्य को भारतवर्ष कहा गया। तो यह धर्म है जो हमारी राष्ट्रीय एकता को क्या करता है? कनेक्ट करता है। और वही काम हम इस बार महाकुंभ ने भी किया। जो काम कभी चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, शंकराचार्य ने किया था, भारतवर्ष के नाम के रूप में धर्म ने भूमिका जो निभाई थी, वही काम इस बार महाकुंभ ने भी किया। और वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा हमारा परिवार है, उसको साकार करते हुए
और इस महाकुंभ ने भारत की आस्था, अर्थव्यवस्था और अध्यात्म तीनों का समामेलन सुनिश्चित किया। ठीक है, तो इस तरीके से इनको कनेक्ट करते हुए हम कंक्लूड कर सकते हैं। कंक्लूड दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, इन सब ऊपर की जो बातें चर्चाएं शुरू हुई थी उसमें से भी रेफरेंस पॉइंट लेकर के भी आप कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी अलग बात करते हुए और फिर महाकुंभ से कनेक्ट करेंगे तो वो ज़्यादा इंपैक्टफुल होता है एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प इन अ वेरी बिग वे। ओके, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने महाकुंभ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ऐसा ही सेलेक्ट करेंगे जो कि आप लोगों के ऐसे के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।